बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर मैथ्स टीचर प्रोफेसर जुल्फ़कार अली। आज हम बुक 1 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.1 टू 12.6 चैप्टर 12 का फर्स्ट हाफ डिस्कस करेंगे। इसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। अब स्टूडेंट देखें, इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर हम कुछ चीजों को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूलों को। अब आप देखें, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसमें किसी भी ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। इन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड करने को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का क्या मतलब निकला? जितनी अननोन वैल्यूज होती हैं ट्राइंगल के अंदर, 3 वैल्यूज गिवन होती हैं, रिमेनिंग 3 हमने एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में समझ लें। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो इस तरह ऑब्जर्वर होता है ना, उसके इस तरह यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। सपोज करें ये ओ ए लाइन है, जैसे यहां पे ये शो की है। एक पॉइंट बी है, एक सी है। पॉइंट बी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है और पॉइंट सी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो एंगल अबव बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ए ओ बी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, ओ ए ओ सी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनेगा, ऑब्जर्वर हमेशा हाइट की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ऑब्जर्वर बिलो किसी चीज को नीचे की तरफ जब देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एक और पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होते हैं? ये एक्यूट होते हैं। इनकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस होती है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट देखें, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये स्पेशल हैं। इनकी मदद से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट 45 डिग्री, अगर ये एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। ये अगर 45 है, इन दोनों का सम चौके 90 होता है, ये भी 45 होगा। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस 45 के सामने 1 है, इस 45 के सामने भी साइड 1 है, यानी ये 2 साइड्स इक्वल होगी। थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर लेंगे, वो आएगी √2। तो इसका मतलब है अगर किस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 45 डिग्री का होगा एक्यूट, दूसरा 45 का होगा, इनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज, वो इस किसी एक साइड को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगी। सपोज करें अगर इसकी वैल्यू होती 3, फिर इसकी वैल्यू क्या आती? इस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करते, ये 3 √2 इसकी वैल्यू हो जाती। अगर इसकी वैल्यू a होती तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हाइपोटेन्यूज बन जाता। अब 30 डिग्री का देखें स्टूडेंट, अब 30 डिग्री के लिहाज से कैसे आएगा? अगर एक एंगल 30 डिग्री का और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दोनों का सम 90 होता है, तो ये बाकी कितना बच गया यहां पर? 60 डिग्री। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, राइट एंगल ट्राइंगल अंदर ये स्पेशल केस है, 30 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज से हाफ होती है। द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ देन द हाइपोटेन्यूज। ये उससे या हाइपोटेन्यूज कह लें, इससे डबल होता है। अच्छा 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड मालूम करने का, 30 डिग्री के सामने वाली साइड गिवन हो ना, और हमने 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड मालूम करनी हो, जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, अगर हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करें, 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये साइड होती ए, अगर हमें अब 60 डिग्री के सामने साइड मालूम करनी है तो ये क्या होगी? √3 है, यानी उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 डिग्री की ऑपोजिट साइड आ जाएगी। अच्छा एक और बात, अगर हमें फर्ज करें 60 डिग्री की ऑपोजिट साइड दी है, हमने 30 डिग्री के ऑपोजिट जाना है, इसको √3 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगी। जब आपने बड़े एंगल के सामने जाना है तो मल्टीप्लाई कर दें √3 से, स्मॉलर एंगल के सामने जाना है तो √3 से डिवाइड कर दें। अब देखिए एक एमसीक्यूज देखें,
सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी। सॉल्व का मतलब है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स गिवन हो गए, रिमेनिंग 3 हमने फाइंड करने हैं। गैमा 90 डिग्री है, ए 60 है, सी 2 साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है। इनमें से ए और बी की कौन सी वैल्यूज है? अच्छा, इनको रफली आप राइट एंगल ट्राइंगल हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हमें पता है ये ए, गैमा यहां पर सी पर गैमा बनेगा, ये बी है। अच्छा, ये वाली वैल्यू ये सी है साइड। अब हमें जो गिवन है वो एक ए गिवन है, ए की वैल्यू 60 है और सी की वैल्यू 12 है। हमने बी मालूम करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें इसके अंदर है ये वाली कह लें स्टूडेंट, ये देखें इसके अंदर ना ये अल्फा एंगल है। ए तो हमने मालूम करना है ना, ये एंगल है 60 डिग्री। ए तो हमने फाइंड आउट करना है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमें इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू हमें पता है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि स्टूडेंट ये जो है 60 डिग्री 30, हम ये कंप्लीट तीनों एंगल फाइंड करेंगे। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 60 डिग्री ये दिया हुआ है, ए की वैल्यू मालूम करने के लिए एक बात हमें, बी तो हमें यहां से डायरेक्ट ही पता चल गया। एक तरीके का ये है कि आप इसके लिए लगाएं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो लगेगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बी है, हाइपोटेन्यूज सी है। cos 60 1/2 होता है। बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है, ये 12 है। 12 ऊपर चला के ये आ गया 12/2। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अच्छा स्टूडेंट, ये बी की वैल्यू मैंने 6 मालूम की है cos वाली रेशियो लगा के, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे। हमें पता है ये जो यहां पे अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। जो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज से क्या होती है? हाफ होती है। हमें ये वैसे पता है। अच्छा, तीसरी, ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम करेंगे इसको, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, यहां पर हम लगाएंगे साइन। अच्छा, जब हम यहां पर साइन वाली रेशियो लगाएंगे वो आएगा साइन 60 इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? देखें, सी उधर मल्टीप्लाई ये होगा √3/2 होता है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और ए वैसे आ गया ए और सी की वैल्यू आ गई 12। इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये ए आ गया 12 इंटू √3/2 यानी 6√3 आ गई। मैंने अभी थोड़ी देर, एक तो आपने ये साइन वाली रेशियो लगा के फाइंड आउट कर ली, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड मालूम हो, हमने 60 डिग्री के ऑपोजिट जाना हो, इसको सिंपली √3 से इसको मल्टीप्लाई इसको कर दें। हमें डायरेक्ट भी हमें पता था, हमें डायरेक्ट भी पता था कि 30 डिग्री के सामने साइड 6 है, 60 के ऑपोजिट जाना है, √3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ये एक एमसीक्यूज देखें। इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स शैडो इज 15 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। अच्छा देखिए, एक टावर है, उसकी हाइट भी ये इस तरह बना है, ये उसकी हाइट भी 15 है, इसका शैडो भी 15 है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है, ये तो हमें जुबानी पता चल रहा है कि जिसकी हाइट, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 होता है। इसका मतलब है हर एक एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। इसका आंसर 45 डिग्री आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, एमसीक्यू देखें। अ लैडर ऑफ लेंथ 10 फीट लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, द फुट ऑफ द लैडर इज। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट, ये फिर हमें पता है ये 30 डिग्री है इसके ऑपोजिट। यहां पे इसकी लेंथ, लैडर ऑफ लेंथ 10 फीट, इसकी लेंथ 10 है। अब हमें पता तो है जो हमने फाइंड, हम तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी हमने फाइंड आउट क्या करना है, अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल विद द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज, ये कह रहे हैं फ्रॉम द वॉल, इस फुट का यहां से कितना डिस्टेंस है? ए बी सी। हमने ये ए सी मालूम करना है, यानी बी की वैल्यू मालूम करनी है, सी हमें गिवन है। अब स्टूडेंट एक चीज देखें, हमने बेस फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। ऐसी रेशियो लगाएं जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता है, तो यानी बी ओवर सी ये किसके इक्वल आ जाएगा? cos 30 डिग्री। बी की वैल्यू कैसे आएगी? बी आएगा सी cos 30 डिग्री। अच्छा सी की वैल्यू तो 10 है, cos 30 क्या होता है? √3/2। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 5/2, 5/3 आया, सॉरी ये √3 है, ये आएगा
5√3, ये आंसर इसका आ जाएगा चार्ली। अच्छा, एक तो ये आपने इस तरीके से किया है, जिस तरह हम बार बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60। स्टूडेंट देखें, ये बात हमें पता है, अगर ये हाइपोटेन्यूज है 10, 30 के ऑपोजिट साइड कितनी होगी 5। अब हमें 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमें मालूम है, हमने 60 के सामने आना है। जब 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड मालूम है, 60 के सामने आना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। तो ये इस तरह बगैर सॉल्व किए भी इसका आंसर इसका आ सकता था। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अब ये एमसीक्यू देखें। अ मैन ऑफ हाइट 6 feet ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ टावर एंड फुट ऑफ द टावर एट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन 45 डिग्री 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पहले ये देखें, जरा इसकी डायग्राम बना लेते हैं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ना ये उस आदमी की ये हाइट है, ये 6 feet है, वो यहाँ से, अब वो इस पॉइंट से यहाँ से वो इसके टॉप को देखता है और इसके फुट को देखता है। देखिए पहले जिक्र हुआ है टॉप का, बाद में हुआ है फुट का। पहला एंगल 45 ये यहां बनेगा, और जो एंगल ये बन रहा है इसको देख रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। टॉप को देखेगा तो उसको ऊपर देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बेस को देखेगा, उसके फुट को देखेगा, उससे नीचे देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो इसकी हाइट हमने बतानी है कितनी है। स्टूडेंट देखिए, ये हाइट ये तो हमें पता है 6 है। अब ऊपर वाली हमें सिर्फ हाइट इसकी बतानी है। अगर ये एंगल 30 है तो स्टूडेंट ये भी कितना होगा 30। ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये अगर ये 30 है तो ये भी 30 आ गया एंगल। अब हमें अगर किसी तरीके से ये पता चल जाए ना, ये वाली वैल्यू पता चल जाए, हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं है। 30 डिग्री के सामने क्या साइड है 6 है। अच्छा अगर ये 6 है, ये एंगल 60 डिग्री है, इसके ऑपोजिट ये कितनी होगी 6√3। अगर ये 6√3 है तो ये वाली ऊपर वाली कितनी होगी 6√3। एंगल 45 का, ये एंगल भी कितना होगा 45 का, तो ये भी कितनी आ गई 6√3। हमने हाइट मालूम करनी दोनों का सम, जब दोनों को ऐड करेंगे 6 + 6√3, 6 कॉमन लेंगे 1 + √3, ये आ जाएगा। ये इसका आंसर इसका आ गया। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट, ये भी फुट में है, ये भी सारा आंसर फुट में ही आएगा। अच्छा ये एक चीज देखें, दोबारा जरा इसको समझ लें कि हमने सबसे पहले इस एंगल को अंदर लेके आए, इसके ऑपोजिट साइड में पता थी 60 के ऑपोजिट जाना था, तो हमने 6√3 कर ली। ये 6√3 है तो ये भी 6√3 है, चूंकि एंगल बराबर थे तो इसका मतलब है ये भी 6√3 होगा। ये 6 था, ये भी 6 था, दोनों को प्लस करके हमने उसकी हाइट उसकी मालूम कर ली कि कितनी आएगी टावर की। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये अगला एमसीक्यू देखें। इन अ ट्राइंगल एबीसी, इफ अल्फा 45 डिग्री बीटा 30 डिग्री देन गैमा कैन नॉट बी। गैमा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। हमें दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं 45 और 30 को अगर ऐड करें तो ये कितना बन जाता है 75। इसका मतलब है थर्ड एंगल क्या होना चाहिए, तीनों का सम 180 होना चाहिए तीनों का सम। इसका मतलब है तीसरा एंगल 105। क्या थर्ड एंगल 90 हो सकता है, नहीं हो सकता। 100 हो सकता है, नहीं हो सकता। 120 हो सकता है, नहीं हो सकता। उसने गैमा कैन नॉट बी, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो ये वैसे एमसीक्यू तो कराया था कि अगर दो एंगल गिवन हो, थर्ड एंगल फाइंड करने का तरीका अगर ये था दोनों का सम करें। तीसरा तो हमने ये करना था, इसको 180 से माइनस किया तो ये आंसर आ गया 105। 105 इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो इसकी ऑप्शन डी आ गई। स्टूडेंट आप वापस बोर्ड 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट आप एक एमसीक्यू देखें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अच्छा अब पहले ये इसकी डायग्राम इसकी बना लेते हैं। एक टावर का एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है एंड इट इज 60 डिग्री व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम 40 मीटर अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टूवर्ड्स द टावर। अच्छा जब यहां से 40 मीटर इस टावर की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, यहां पे ना ये पॉइंट हमने मूव करना है टूवर्ड्स द टावर। अच्छा स्टूडेंट उसकी हमें हाइट मालूम करनी है। फर्ज करिए ये एक्स है तो ये टोटल आ गया
इस हाइट हमने एच की वैल्यू उसकी फाइंड आउट उसकी करनी है। पहले आप एच की वैल्यू यहाँ से इस पहले वाली इस ट्राइंगल से निकालें, ये ए बी सी डी, ये जो बी सी डी ट्राइंगल है इससे निकालें, इसकी हाइट की वैल्यू इसकी निकालेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री जो है ना ये होता है एच ओवर एक्स के बराबर, ये √3 है, और एच ओवर एक्स, एच की वैल्यू आ गई √3 एक्स। अच्छा, इसी तरह एक एच की और इक्वेशन बना लें, वो दूसरी ट्राइंगल से बनेगी। अब इस तरह देखिए एक और बना लें, अब इस ट्राइंगल को यूज करें, ए सी डी बड़ी ट्राइंगल को, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक देखें बच्चों, ये एक्स है, 40 प्लस एक्स है टोटल। इसके लिए टेंजेंट 30 डिग्री जब लगाएंगे तो वो बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, 40 प्लस एक्स इधर ले आए। ये देखिए ये भी एच के बराबर, ये भी एच के बराबर, इनको आपस में इक्वल कर लें, इक्वेट कर लें। जब इनको इक्वेट करेंगे तो इक्वेट ऐसे इस तरह इक्वेट हो जाएंगी। देखिए √3 एक्स इज इक्वल टू 1/√3 40 प्लस एक्स, ये आ गया। √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये 3x बन जाएगा, इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ जाएगी यहाँ पर। इस x की वैल्यू आ गई 20। जब x की वैल्यू 20 हमने इसके सामने जाना है, स्टूडेंट देखें, जब जैसे ही हम इसके सामने जाएंगे 60 डिग्री के, 30 डिग्री के ना ये वाला एंगल, इसके सामने वैल्यू में पता है ये 20 है, 60 के सामने जाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, ये इसका आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा, यहां से आपने एक पॉइंट वैसे याद रखें, अगर 30 to 60 एंगल हो, यानी जो जिस टावर करीब वो 60 होगा एंगल, 60 से 30 जाएं, 30 से 60 जाएं, स्टूडेंट ये इनके दरमियान ये 2:1 होती है। 30 वाली साइड पे डबल होगा हमेशा, डिस्टेंस इस तरफ क्या होगा, हाफ होगा। यानी अगर ये 40 था तो पहले अंदाजा था इसने 20 आना है, ठीक है। ये वैसे भी याद, जब इस 30-60 की बनेगी एंगल बनेगा, जितना ये डिस्टेंस वो करेगा उसका हाफ इधर आया करेगा। ये हो गया। अब स्टूडेंट चले नेक्स्ट एमसीक्यू देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ये एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई अबव द सी लेवल। अच्छा, ये सी लेवल से इसकी हाइट है 200 मीटर। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड। अच्छा, 2 शिप्स हैं, इसके एक इधर है और एक शिप इस तरह इधर है। इनका वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उनके कितने हैं, 2 शिप्स साइड 45 डिग्री 30 डिग्री। एक एंगल बन रहा है 45 का और दूसरा बन रहा है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, इसका नाम एक्स रख लें, इसका वाई रख लें। अगर ये 45 है, ये भी 45 हो गया, तो स्टूडेंट ये ट्राइंगल देखें, राइट एंगल, पहले इस ट्राइंगल जब देख लेंगे, अगर ये 45 है, ये भी लाजमी बात है 45 होगा, तो 45 के ऑपोजिट अगर ये 200 तो ये कितना हो गया, ये भी 200 हो गया, एक्स की वैल्यू 200 आ गई। इधर देखें ये 30 है, 30 के ऑपोजिट कितना डिस्टेंस है, ये 200। हमने 60 के ऑपोजिट जाना है, जब 60 के ऑपोजिट जाएंगे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, या इसको रेशो लगा के कर लें। अगर आप इस तरह आपको भूल जाए तो आप रेशो भी लगा सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू पता है, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर में पता है, बेस हमने फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट यहां पर लगाएंगे ना, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसकी वैल्यू है 1/√3, ये हो गया, और ये 200 ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसकी वैल्यू 200 √3 आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जो कि ऑपोजिट साइड पे जब होंगे तो दोनों का क्या होगा, सम होगा। दोनों का सम आ गया, यहां से 200 कॉमन लेने, 1 + √3, ये आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों, ये बात जरा इंपॉर्टेंट सुन लें, अगर इस तरह का क्वेश्चन है सेम साइड पर हो तो दरमियान में माइनस आएगा, फिर दोनों का डिफरेंस है। यही क्वेश्चन होता, वो सिर्फ एक जगह इस ऑपोजिट की जगह अगर वो सेम कह देता कि दोनों शिप सेम साइड पे हैं, फिर हम दोनों को प्लस करने के बजाय क्या करते, दोनों को माइनस करते, फिर ये वाला आंसर बन जाता, ऑप्शन ए बन जाती। अब स्टूडेंट ये 12.3 से जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज किए, ट्राइंगल को सॉल्व करने का तरीका हमने सीखा, सॉल्यूशन ट्राइंगल वाला हमने एमसीक्यूज किया। अब देखिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, इसके लॉज वगैरह को डिस्कस करने के लिए। अब इसमें हम लॉज देखेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइंस,
ये ओब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। ओब्लीक ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होता, यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो वहां पर साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेंजेंट अल्फा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉस अल्फा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये रेशियोज अप्लाई होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, हमने उसको भी हमने सॉल्व करना हो, उसके लिए फिर हम लॉज या हाफ एंगल फार्मूला को यूज करते हैं। ये सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन देखें, ये तीन होते हैं। ए स्केयर, ये तीनों आपने ये देखे स्टूडेंट, ये पढ़े। अगर ए स्केयर इधर आएगा तो अल्फा आएगा, बी स्केयर आएगा तो बीटा आएगा, सी स्केयर आएगा तो गैमा आएगा। अच्छा, इनके यहाँ से कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गैमा की इस तरह वैल्यूज भी निकाली जा सकती है। अब आप देखें ये लॉज ऑफ कोसाइन, इनके जो यूजेस हैं लॉ ऑफ कोसाइंस के, वो ये हैं, ये कब हमने यूज करने हैं ट्रायंगल को सॉल्व करते होकर, जब हमें दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा। अच्छा, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल से ये मुराद है ए बी सी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कि इसे कहते हैं कि ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी साइड। यहाँ पर बनने वाला एंगल अल्फा, यहाँ पर गैमा होगा, यहाँ पर बी पर बनने वाला बीटा। इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस, यूजुअल नोटेशन या यूजुअल लेबलिंग इनको कहते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है इनका इंक्लूडेड एंगल देखें, ये साइड है बी, ये साइड है सी, इनके दरमियान एंगल क्या है अल्फा। तो बी और सी का इंक्लूडेड एंगल अल्फा होगा, ए और बी का इंक्लूडेड एंगल गैमा होगा, ए और बी का इंक्लूडेड एंगल गैमा। अच्छा, इसी तरह ए और सी का इंक्लूडेड एंगल बीटा होगा। दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल हम इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट देखें, इनका एक चीज तो ये पता चल गया, लॉ ऑफ कोसाइन कब यूज करने हैं, जब दो साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा। दूसरी बात, लॉ ऑफ कोसाइन तब यूज करेंगे जब हमें तीनों साइड्स गिवन होगी। तो फिर हम यहां पर तीनों साइड्स की वैल्यू ए बी सी की पुट करेंगे, एक एंगल आ जाएगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर दूसरे एंगल बीटा मालूम कर लेंगे। तो इस तरह जब दो एंगल आ जाए करेंगे, दोनों एंगल, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर आके थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात देखें, अगर ये अल्फा या बीटा या गैमा इनकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो यही ये वाला जो लॉ ऑफ कोसाइन है, ये पाइथागोरस थ्योरम में रिड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट, आप लॉ ऑफ साइंस के लिए और टेंजेंट्स के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस है इन एनी ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल लेबलिंग, ये रेशो होती है, यानी जो एंगल होता है उसका साइन लेके ऑपोजिट साइड के साथ रेशियो निकालते हैं। बीटा उसका साइन लेके ऑपोजिट साइड के साथ रेशियो, गैमा उसका साइन लेके ऑपोजिट साइड के साथ रेशियो, ये रेशियो इक्वल होती है। अब देखें, ये रेशियो ऊपर साइड नीचे या साइड ऊपर रेशियो नीचे ऐसे भी आ सकते हैं, साइन अल्फा ओवर ए या ए ओवर साइन अल्फा। ये तीनों रेशियो इस तरह आपस में बराबर होती हैं। वैसे ये बराबर किसकी होती है, ये इक्वल होती है 2r के। और 2r क्या चीज होती है ये आपको पता ही है, ये डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। ये उस सर्कम सर्कल का डायमीटर है, ये रेशियो 2r के बराबर आती है। तो लॉ ऑफ साइन हम तब यूज करते हैं जब हमें दो एंगल्स और कोई एक साइड गिवन हो, दो एंगल्स और एक साइड, या दो साइड्स गिवन हो उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन ना हो। इसके भी दो यूजेस हैं। अब इसी तरह लॉ ऑफ टेंजेंट देखें स्टूडेंट, ये तीनों लॉ ऑफ टेंजेंट ये लिखे हुए हैं, इनका भी क्या यूज है। लॉ ऑफ टेंजेंट का भी वही यूज है, जब हमें दो साइड्स दी होती हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है तब हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करते हैं। अब स्टूडेंट इनसे रिलेटेड एमसीक्यू और हाफ एंगल फार्मूलाज के लिए बोर्ड 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट, इसमें हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड देखें, ये cos अल्फा बाई 2, cos बीटा बाई 2, cos गैमा बाई 2, फिर इस तरह साइन के। अच्छा, अल्फा है तो यहां a आएगा s इंटू एस माइनस ए, अगर बीटा बाई 2 है तो s इंटू एस माइनस बी। अच्छा, cos में अगर गैमा बाई 2 है तो s इंटू एस माइनस सी आएगा। एक और बात, अगर अल्फा है तो नीचे आएगा बी सी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर a आ गया s माइनस ए, इस तरह ऊपर s माइनस बी आ गया, नीचे ac आएगा, s माइनस सी आ गया, नीचे ab आएगा। इसी तरह स्टूडेंट, अगर अब देखिए साइन के फार्मूला, साइन अल्फा बाई 2 है तो ये आएगा s माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी। अल्फा बाई 2 इसमें a नहीं आया, अगर बीटा बाई 2 है तो इसमें b नहीं आएगा, अगर गैमा बाई 2 है तो इसमें c नहीं आएगा। ये आपने हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड। इस तरह टेंजेंट के भी 3 हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, वो देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें टेंजेंट के हाफ एंगल फार्मूला,
टेंजेंट अल्फा बाई टू, यानी जैसे साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा बाई टू को डिवाइड करे टेंजेंट का बन जाता है, ऐसे बीटा बाई टू का फॉर्मूला ऐसे ही है गैमा बाई टू का। ऐसे क्या होता है यहाँ पर तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई टू, और फिर अगर टू को मल्टीप्लाई करते हैं ये टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर भी इसको कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल वो टू एस होता है, एस को कहते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब एक एमसीक्यू देखें, इन एनी ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन ए साइन बीटा इनमें से किसके इक्वल आता है। अच्छा, इसको देखने के लिए यहां पर ए साइन बीटा है, ए के लिए अल्फा और बीटा को देख के बी वाला, आप ये वाला लिखिए ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए साइन बीटा किसके बराबर आएगा, बी साइन अल्फा के। ये ऑप्शन ए इसकी आ गई। इसको देख के ए था यहाँ बीटा था, ए के साथ साइन अल्फा ले लिया, साइन बीटा के साथ बी ले लिया, तो ये इसके इक्वल आ गया। एमसीक्यू देखें, इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इस ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इफ मेजर एंगल ए इज 120 डिग्री देन मेजर ऑफ द एंगल बी सी डी। अच्छा, तो ये पैरेललोग्राम के अंदर ना ये बड़ा सिंपल सी बात है, अगर एक एंगल हमें पता है कि वो है 120 डिग्री, सपोज करें कोई एक एंगल है, चलिए हमें ये पता है ये 120 डिग्री है। अच्छा, अगर ये 120 है तो अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा रिमेनिंग 60। अब ये पैरेलल लाइंस है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अगर ये इस साइड वाला 60 है तो ये भी एंगल क्या होगा 60। पैरेललोग्राम में इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अब ऑपोजिट एंगल अगर ये 120 तो ये भी 120, ये है तो 60, ये भी 60। तो पैरेललोग्राम के अंदर तीनों यदि रिमेनिंग जो एंगल हमने फाइंड आउट किए, ये 120 दिया हुआ था, ये इसके ऑपोजिट भी 120 बनना था, फिर हमें पता था 120 इन दोनों का सम 180 होता है, अगर ये 120 ये 60 हो गया, इसके ऑपोजिट भी पता चल गया वो 60 होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। एक एमसीक्यू देखे, इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक इक्विलेटर ट्राइंगल ये एक सर्कल के अंदर ये बनाई गई है, ए बी सी ट्राइंगल है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस ये ओ से लेके इस पॉइंट ओ से लेके ए तक, ये ओ से लेके सी तक रेडियस 5 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, कोई एक साइड फाइंड कर ले, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी साइड आ जाएगी। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले अगर हमने ये साइड फाइंड करनी, इसकी ये दो साइड्स हमें मालूम है। अब ये किसी तरीके से ये एंगल पता चल जाए, हमें क्लियर हो जाएगा, ये इसकी फिर दो साइड्स होंगी, उनका इक्वलेट एंगल होगा, तो हम लाव को साइन लगा देंगे। पहली बात, ये एंगल कितना होगा, टोटल जो एंगल है, अगर मैं इसको भी ऐसे इधर ड्रा कर लूँ, इस तरह मिला लूँ, ये एंगल तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो टोटल एंगल है 360 सर्कल के अंदर, उसको 3 पे डिवाइड करें तो 120 आता है, यानी ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट देखें, ये एंगल होगा 120, हमने टोटल, अब ये रिमेनिंग जो एंगल है वो 60 है, 30 ये हो गए। अच्छा देखें, अब एक चीज और देखें, हमें ये पता है, हमने ए सी की वैल्यू मालूम करनी, ए सी साइड इज इक्वल टू, ये होगा दोनों साइड का स्क्वायर करके लाव को साइन लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 120 डिग्री, 25 प्लस 25, और देखें ये आ गया -2 इंटू 25, कोस 120 -1/2, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, 25 प्लस 25 और प्लस 25, ये आ गया 75 आ गया। 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, यानी 5/3 एक साइड की, एक साइड की लेंथ आ गई 5/3। अगर तीनों की मालूम करनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितनी आ जाएगी 1503 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इन ट्राइंगल एबीसी एस इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू ए बी, अगर ये दोनों इक्वल हों तो गैमा किसके बराबर आएगा। सबसे पहले देखें, ये कोस गैमा बाई 2 में एस इंटू एस माइनस सी आता है, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अच्छा, ये दोनों तो बराबर हैं, ये ए बी के बराबर है, ये इसका आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है कोस गैमा बाई 2 1 आ गया, तो गैमा बाई 2, कोस के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है 0 पर, तो गैमा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री आ गई। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर इसका आ गया ऑप्शन ए। बाकी ये देखें, हमने इस जिस दो के बराबर दिया हो ना, वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि एस इंटू एस माइनस सी किसके अंदर आ रहा है, वो इसके अंदर आ रहा था कोस गैमा बाई 2 में, तो वो कोस गैमा बाई 2 वाला हमने फॉर्मूला यूज कर लिया।
अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब देखें एमसीक्यू विद यूजुअल नोटेशन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सारी ऑप्शन कोस के अंदर दी हुई है, इनमें से देखना है ये किसके इक्वल आता है। पहले आप लॉ कोसाइन में देखें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2bc cos अल्फा, और इधर क्या होता है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वायर है, ये इधर आगे सम हो जाएगा और ये वाला इसके ऑप्शन इसके आगे। एक और एमसीक्यू देखें, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी साइन बीटा बाई 2 एंड कोस बीटा बाई 2। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है, यानी ये इसकी हमेशा नेगेटिव इसकी वैल्यू होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव या नन ऑफ दीज कह रहे। अच्छा देखें यहाँ पर जो ए बी जो अल्फा बीटा गैमा ये जो एंगल्स हैं ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल के एक अकेले एंगल का सम इसकी वैल्यू हमेशा 180 से कम होगी, तो अल्फा बाई 2 किससे कम होगा 90 से। हाफ एंगल ट्राइंगल कर, ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं और उनका हाफ एंगल करें हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कोस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं। ये क्या आएगा हमेशा कि इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट ये नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इन अ ट्राइंगल एबीसी विद स्टैंडर्ड पोजीशन इफ कोसाइन ऑफ अल्फा इज 0 देन, इनमें से कौन से रिलेशन बनता है। अच्छा देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हम देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कोसाइन और अल्फा आता किसमें सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। अगर कोसाइन ऑफ अल्फा इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो ये बाकी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ये 0 हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये रिलेशन आ गया, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। उसने कहा था अगर कोसाइन अल्फा कोस अल्फा को 0 रखे तो इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा। स्टूडेंट ये आपने देख लिया कि इसके जितने लॉज थे हाफ एंगल फार्मूलाज थे उनको हमने डिस्कस किया, कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, जो आपकी 12.3 है वर्ड प्रॉब्लम है उनके हमने एमसीक्यूज बनाए, 30 डिग्री 45 डिग्री के लिहाज से रेशियोज देखी। अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी, इसके जब टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।